अगर फ्रीडम फाइटर के बच्चों को कोटा नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों के बच्चों को मिलेगा? ये वो जुमला है जिसने बांग्लादेश में एक नए इनकलाब को हवा दी। जी हाँ, दूसरी तहरीके आजादी, तीसरा बड़ा इनकलाब या फिर एक भयानक गलती, ये वो जुमले हैं जो बांग्लादेश को लेकर हर शख्स की जुबान पर हैं। मैं भी रजाकार हूँ, तू भी रजाकार है के नारे लगाते नौजवानों ने हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया। 1971 में भारत की मदद से आजाद होने वाले बांग्लादेश को भारत दोस्त हसीना वाजिद से आजादी की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या 1975 की तरह इस सारी लड़ाई का फायदा बांग्लादेशी फौज तो नहीं ले जाएगी? रजाकार कौन थे और मौजूदा जंगी सूरत हाल में शेख हसीना को इनका नाम लेना इस कदर महंगा साबित क्यों हुआ? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे आज की इस वीडियो में। 1971 में बांग्लादेश की तहरीकी आजादी में बंगाली दो हिस्सों में तकसीम थे। एक वो लोग थे जो पाकिस्तान से अलहदगी चाहते थे, जबकि दूसरे जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे। पाकिस्तान के हक में पाकिस्तानी फौज के साथ देने वालों को बांग्लादेश में रजाकार बहानी का नाम दिया गया, जो कि बांग्लादेश में किसी गाली से कम नहीं समझा जाता, जबकि भारतीय फौज के साथियों को फ्रीडम फाइटर या मुक्ति बाहिनी कहा गया। 1971 की जंग के बाद 37,000 रजाकारों को आइडेंटिफाई किया गया और बांग्लादेश गवर्नमेंट ने इनमें से 26,000 को माफ कर दिया, जबकि बाकियों को मुख्तलिफ सजाएं सुनाएगी। ये केसेस इतने लंबे चले कि 2022 में भी रजाकार बाहिनी के 6 मेंबर्स को फांसी की सजा सुनाई गई। जी हाँ, 1972 में बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट सर्विसेज ने एक ऑर्डर इशू किया जिसके मुताबिक फ्रीडम फाइटर्स के लिए सरकारी नौकरियों में 30% कोटा होना चाहिए। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन 1997 में ये कोटा फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को देने की शिक भी मंजूर कर ली गई और फिर 2010 में इनके बच्चों के लिए भी कोटा मुख्तस किया गया। इस बात को लेकर 2012-13 में एक ग्रैंड मूवमेंट भी सामने आई। पाकिस्तान में CSS की तरह बांग्लादेश में BPSC बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान होता है। हर साल तकरीबन 4 लाख ग्रेजुएट्स 3,000 सिविल सर्विस नौकरियों के लिए मुकाबले में उतरते हैं। फरवरी 2018 में बांग्लादेश स्टूडेंट्स काउंसिल ने रिफॉर्म्स की डिमांड की और इस बात पर प्रो कोटा और कोटे के खिलाफ स्टूडेंट्स के दरमियान झड़पें शुरू हो गई और इस प्रेशर में अक्टूबर 2018 में बांग्लादेश हुकूमत ने फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास नौकरियों पर से ये कोटा सिस्टम हटा दिया। बात यहीं पर रुकी नहीं और 2021 में फ्रीडम फाइटर्स के 7 बच्चों ने हाई कोर्ट में कोटा सिस्टम को बहाल करने की पिटीशन डाली और 5 जून 2024 को हाई कोर्ट का फैसला आता है कि फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे ठीक कह रहे हैं और कोटा सिस्टम को बहाल कर दिया गया और ये एक इनकलाब की बुनियाद बना। पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू हो जाते हैं। एहतजाज करने वाले नौजवान कहते हैं कि ये कोटा गैर आईनी है। आइन में कहीं नहीं लिखा कि फ्रीडम फाइटर्स की अगली जनरेशंस को भी कोटा मिलेगा, लेकिन इनके पोते पोतियों को भी रिजर्वेशन दी जा रही है सिर्फ इसलिए कि इनके ग्रैंड पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर्स थे। और इससे भी बड़ा मसला ये था कि कौन डिसाइड करेगा कि कौन फ्रीडम फाइटर था और कौन नहीं। तो हसीना वाजिद की हुकूमत ने ये जिम्मेदारी खुद को दे रखी थी कि वो ये डिसाइड खुद करेंगी कि कौन फ्रीडम फाइटर है और कौन गद्दार। और हसीना वाजिद की अवामी तहरीक अपनी मर्जी के लोगों को नौकरियां दिलवाने के लिए इस कोटे का नाजायज इस्तेमाल कर रही हैं, ये स्टूडेंट्स का कहना था। फ्रीडम फाइटर्स में जिन लोगों को शामिल किया गया उनके नामों पर 60,000 के करीब ऑब्जेक्शंस लगाई गई, लेकिन गवर्नमेंट ने इसका कोई हल नहीं निकाला। और फिर 10 जुलाई को ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट इस कोटे को रोक देती है, लेकिन एहतजाजी मुजाहरे नहीं रुकते। पुलिस मुजाहरों को रोकने के लिए स्टूडेंट्स पर सीधी फायरिंग कर देती है। इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। यूनाइटेड नेशंस शेख हसीना की गवर्नमेंट को वायलेंस की पॉलिसी से खबरदार करती है। बांग्लादेशी वजीर कानून अनीसुल हक ने कहा कि हम स्टूडेंट से बात करने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक अर्ली हियरिंग की कोशिश की जा रही है। एक जुडिशियल प्रॉब कमेटी भी बनाई गई। अवामी लीग के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि हुकूमत कोटा सिस्टम में इंटरफेयर नहीं करेगी, लेकिन हसीना शेख गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करती है और ऐसे बयानात जारी करती हैं जो मुजाहिरीन के गुस्से को मजीद बढ़ावा देते हैं।
वो कहती हैं कि मुजाहिरीन को फ्रीडम फाइटर्स से इतनी नफरत क्यों है? अगर फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन को कोटा नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों के बच्चों को मिलेगा? रजाकार कहने का मतलब है इन्हें गद्दार कहना, और ये वो बात थी जिसने इन झड़पों को मजीद हवा दी और स्टूडेंट्स ये नारे लगाने लगे कि मैं भी रजाकार हूं, तू भी रजाकार है। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। ऑफिशियली 200 जबकि अनऑफिशियली 1000 के करीब नौजवान अपनी जानें गंवा बैठे थे। इस एहतजाज को लीड करने वाली तंजीम स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के नौजवान ने शेख हसीना वाजिद के इस्तीफा का मुतालबा कर दिया और 5 अगस्त को फाइनल कॉल दी। शेख हसीना शायद अब भी हुकूमत छोड़ने के मूड में नहीं थी, लेकिन बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज्जमान ने अपनी आवाम को सीधी गोलियां मारने से इनकार किया और शेख हसीना को 45 मिनट का वक्त दिया कि वो इस्तीफा देकर मुल्क छोड़ जाएं। और यूं शेख हसीना की 2 दहाइयों पर मुश्तमिल इक़्तिदार एक भयानक अंजाम को पहुंचा। शेख हसीना ने भारत में पनाह ले रखी है। बरतानिया और अमेरिका ने इनकी सियासी पनाह की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है, जबकि अब भारत या फिनलैंड उनके पास 2 ऑप्शंस हैं। क्या वो भारत में अपना स्टे प्रोलॉन्ग करेंगी या फिनलैंड जहां पे उनके बच्चे होते हैं वहां जाएंगी? शेख हसीना की इस कहानी से हमें एक सबक मिलता है कि अगर माजी की गलतियों से नहीं सीखेंगे तो खुद माजी बन जाएंगे। 1975 में 1 पार्टी सिस्टम बनाने के चक्कर में शेख हसीना वाजिद के वालिद शेख मुजीबुर रहमान अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, लेकिन शेख हसीना ने इससे सबक नहीं सीखा और खुद 1 पार्टी सिस्टम लाने के चक्कर में निशाने इबरत बन गई। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हमिया नासिर।